नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानेंगे और इस वीडियो को देखकर ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो अगर आपको हम एक मोटी सी बात बताएं तो ग्रीन हाउस प्रभाव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। देखिए, सबसे ज़रूरी जो है हमारी धरती के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज़रूरी है। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव एक सीमा तक ही ज़रूरी है, लेकिन जब ये सीमा पार हो जाती है तो फिर हमारी पृथ्वी के लिए ये खतरा बन जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, अगर इस पर ग्रीन हाउस प्रभाव होता ही नहीं तो हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो किसी भी जीवधारी के पनपने के लिए यहाँ बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता। हमारी पृथ्वी का तापमान इस समय अगर हम बात करें तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। जब मनुष्य के हस्तक्षेप से प्रकृति का विनाश होता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, बड़ी संख्या में भारी मात्रा में पेड़ों का कटान होता है, जंगल नष्ट कर दिए जाते हैं, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य बहुत सी गैसें जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, तो ये हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं। और ये बढ़ा हुआ तापमान हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ना वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए एक संकट ही है, हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचती हैं, उनमें से कुछ किरणें तो जैसे हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है, ओजोन परत के द्वारा जो सूर्य की प्रबैंगनी किरणें होती हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। और जो पराबैंगनी किरणों के बाद दूसरी तरह की किरणें होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, वो वायुमंडल की परतों को पार करके पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। अगर हम बात करें तो सूर्य का जो विकिरण है वो हमारी पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाला विकिरण कुछ मात्रा में पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ मात्रा में इसको परावर्तित भी कर देती है। ज़्यादातर तो हिस्सा इसका परावर्तित ही हो जाता है। कुछ हिस्सा जो सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचता है, इस चित्र को आप देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाया गया है, ये पृथ्वी पर सूर्य का विकिरण है जो सौर विकिरण पहुंच रहा है। इसमें से ये यहाँ पर ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल की परतें हैं। इन परतों से कुछ हिस्सा तो इसका पहले ही परावर्तित कर लिया जाता है और इसमें से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत उनको अवशोषित कर लेती है और धरती पर आने नहीं देती है। जो बचता है सूर्य का विकिरण वो हमारे यहाँ पर लघु तरंगों के रूप में पहुँचता है, जिसको जब पृथ्वी ठंडी होती है तो रात के समय इसका वो उत्सर्जन करती है। इस विकिरण का जब उत्सर्जन करती है पृथ्वी, तो ये जो तरंगे निकलती हैं पृथ्वी से, जो जब पृथ्वी ठंडी होती है तो जो तरंगे निकलती हैं ये दीर्घ तरंगे होती हैं। अब एक बार आप इसको समझिए, जैसे हम बोल रहे हैं लघु तरंगे, तो जो लघु तरंगे होती हैं इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत कम होती है। लघु तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो बहुत कम होती है और जो दीर्घ तरंगे होती है इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लघु तरंगे होती हैं वे वायुमंडल को पार तो कर लेती हैं, लेकिन जब पृथ्वी से परावर्तित होती हैं तरंगे तो उस समय वो लघु तरंगे नहीं रह पाती, उस समय वो दीर्घ तरंग के रूप में बन जाती है और फिर वो इस वायुमंडल को नीचे से जब ऊपर जाती हैं तब दोबारा से पार नहीं कर पाती। हमारे वायुमंडल में पृथ्वी का तापमान एक समान बनाए रखने के लिए वायुमंडल में गैसों का आवरण पाया जाता है और ये गैसों का आवरण ही इन विकिरण को रोक लेता है और ये पृथ्वी का तापमान बनाए रखता है। तो आप इस चित्र में एक चीज़ और देखिए, जब पृथ्वी से परावर्तित होने के बाद विकिरण ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ मौजूद जो गैसों का आवरण है ये इसको रोक लेता है और ये जो यहाँ पर गैसें हैं, जो इन गैसों में से ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये इस विकिरण को रोक लेती हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है।
तो अब आपको एक चीज़ तो समझ आई होगी कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। वृद्धि किस कारण से होती है? हमारे सौर मंडल में, हमारे वायुमंडल में मौजूद जो गैसें हैं, इन गैसों की वजह से जो पृथ्वी का तापमान वृद्धि होता है, ये गैसें क्या करती हैं? ये उस विकिरण को रोक लेती हैं जो पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष की ओर जाता है। तो इसी विकिरण के रुक जाने की वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसको ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब आपने एक चीज़ और देखिए, जैसे आपने किसी नर्सरी में देखा होगा, नर्सरी में आपने एक एक बॉक्स टाइप का घर जैसा एक देखा होगा और उस पर जो है हरा कांच लगा रहता है और उस पर हरा हरा सा पर्दा भी टंगा रहता है और उसके अंदर जो है आपने पौधे देखे होंगे। ये इस तरह का जो सिस्टम यहाँ पर लगा है, इसको क्यों बनाया जाता है? इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एक समान तापमान की ज़रूरत होती है, क्योंकि रात के समय तापमान कम हो जाता है और एक समान तापमान बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है? वो ग्रीन हाउस घर जैसा होता है, वो ग्रीन हाउस ही बनाया जाता है। और जैसे ठंडे प्रदेशों की अगर हम बात करें, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर आपको पता है बर्फ़ जमी है, तो यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। अगर हमें यहाँ पर सब्जियों का या अन्य पौधों का उत्पादन करना है, तो यहाँ पर भी ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, जिससे कि हाउस के अंदर का जो तापमान है वो एक समान बना रहे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमें नुकसान जब पहुंचाता है जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और जिसमें मानव का हस्तक्षेप भी सबसे ज़्यादा हो जाता है। और जो खतरनाक गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये गैसें क्या करती हैं? जब ज़्यादा मात्रा में इनका उत्सर्जन होगा तो ये फिर विकिरण को अपने अंदर रोक लेती हैं और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इससे जो हमारे ध्रुव हैं, ध्रुवों पर जो जमी बर्फ़ है वो पिघलने लगती है। इसके अलावा हमारे प्रकृति में अनेक तरह के संकट पैदा हो जाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पर पृथ्वी पर ऊर्जा जो होती है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में पहुँचती है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। एक चीज़ आपको याद क्या रखनी है कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो पृथ्वी पर पहुँचती है लघु तरंगों के रूप में। अब जो सौर ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा में मुख्यतः पराबैंगनी, दृष्टि गोचर विकिरणें और अवरक्त विकिरणें होती हैं। कौन कौन सी? पराबैंगनी, दृष्टिगोचर यानी कि दृश्य प्रकाश होता है, पराबैंगनी प्रकाश होता है और अवरक्त विकिरण होता है। इसके बाद इनमें से जो नुकसानदायक पराबैंगनी विकिरण होता है उसको अधिकतर तो ओजोन मंडल में जो ओजोन गैस होती है उसकी जो वहाँ पर परत होती है वो उसको रोक लेती है और जो बचता है दृष्टिगोचर यानी दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश जो बचता है वो पृथ्वी पर पहुँच जाता है और ये इस समय किस तरंग के रूप में आता है? ये लघु तरंगों के रूप में आता है। इसके बाद क्या होता है? उसमें विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है। जब ये धरती पर पहुंचेगा तो ये धरती को, हमारी पृथ्वी को गर्म कर देगा। फिर इसी गर्म धरती से जो हमारी गर्म पृथ्वी हो गई है, इससे ही विकिरण संवहन और चालन के द्वारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। जब ये धरातल पर पहुंचेगा तो ये धरातल को गर्म करेगा। फिर धरातल जब हमारा गर्म हो जाएगा फिर ये गर्म गैसें ऊपर उठेंगी। आपको एक चीज़ और समझनी है, जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद वो ऊपर उठने लगती है। आप ऐसा देख सकते हैं जैसे सर्दियों के समय में जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो ठंडी रहती है और वो नीचे की तरफ बैठी रहती है। लेकिन जब हम गर्मियों में बात करते हैं तो यही हवा ऊपर उठ जाती है गर्म होकर के। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस ऊष्मीय विकिरण के द्वारा पहले तो हमारा धरातल गर्म होगा। धरातल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इस गर्म धरातल की वजह से, इस गर्मी की वजह से जो वायु है वो ऊपर उठती है और इसी गर्मी की वजह से विकिरण संवहन और चालन के द्वारा हमारा वायुमंडल गर्म होने लगता है। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर निकलने लगती है। रात के समय में जब पृथ्वी ठंडी होती है तो ये विकिरण जो पृथ्वी को गर्म कर रहा था, जो पृथ्वी उस समय दिन में अवशोषित करके रखती है, तो जब ठंडी होती है तो इसका उत्सर्जन भी करने लगती है। लेकिन होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है और अन्य जो ऊष्मारोधी गैसें होती हैं वो क्या करती हैं?
इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं और शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल की ओर वापस कर देती हैं। जब धरातल की ओर इसको वापस कर देंगी तो इससे क्या होगा, ये जो अपने अंदर क्या करेंगी, पहले तो ये वायुमंडल के निचले भाग में जब ज़्यादा ऊष्मा बन जाएगी, क्योंकि जब ये वापस धरातल की तरफ उसको मोड़ देंगी तो इससे क्या होगा, तो वायुमंडल में निचले भाग में वायुमंडल के ज़्यादा ऊष्मा एकत्रित हो जाती है और इससे क्या होता है, इससे वायुमंडल का जो औसत टेम्परेचर है, औसत तापमान है, उसमें वृद्धि होने लगती है। इसी घटना को हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और जैसे जैसे आप देखते हैं कि वनों का कटान इतनी तेज़ी से हो रहा है, वृक्ष कटे काटे जा रहे हैं, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रही है और उसका उत्सर्जन हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन जब हो रहा है, लेकिन उसका अवशोषण करने के लिए हमारे पास धरती पर इतने पेड़ पौधे नहीं हैं, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो वो वास्तव में वो पृथ्वी का तापमान ही बढ़ाएगी। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ फोरियर। इन्होंने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर नामक एक वैज्ञानिक ने 1824 में दी थी। आगे हम अगर बात करें तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, हमने आपको बताया कि पृथ्वी का तापमान इस अनुकूल बनाए रखने के लिए कि जिस पर उस पर जीवधारी पनप सके, प्रकृति फल फूल सके, तो ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। तो हमारी प्रकृति में इस तरह की व्यवस्था है। पहले से ही ग्रीन हाउस प्रभाव धरती पर हो रहा था, लेकिन लेकिन जब ग्रीन हाउस प्रभाव एक बड़े पैमाने पर हो जाता है, जब हम ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने लगते हैं, तो धरती का तापमान जब बढ़ता है तो इससे प्रकृति को, पर्यावरण को, मनुष्य को, सभी जीवधारियों को नुकसान पहुंचता है। तो अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये आपको याद रखनी है। ये पहले से ही हो रही है, स्वतः ही हो रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को हमने छेड़छाड़ कर दी है और इससे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत बढ़ा देती हैं, अपेक्षाकृत अधिक बढ़ा देती हैं। वास्तव में पृथ्वी का जो तापमान है वो लगभग 14-15 डिग्री सेल्सियस तक है, जो हमारे लिए अनुकूल है। इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें खतरा होगा। दुनिया के बहुत से देश जो हैं डूबने की कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तापमान बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ़ पिघलेगी। जब ध्रुवों की बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्रों का लेवल बढ़ेगा, समुद्रों में जलस्तर बढ़ेगा। जब समुद्रों में जलस्तर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, तो दुनिया के वे देश जो समुद्र के इस स्थिति पर हैं जहाँ पर अगर थोड़ा सा भी पानी का लेवल बढ़ता है तो वो डूब जाएंगे। तो आगे अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन इसका होता है क्योंकि हमने पेड़ों को काट दिया है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं वे वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में शीशा अपने अंदर उपस्थित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए हम धूप में किसी गाड़ी के सारे शीशे बंद करके धूप में उसको गाड़ी को खड़े कर देते हैं, तो जैसे ही आप गाड़ी का खिड़की खोल के अंदर बैठने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। आप उसके अंदर बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो गाड़ी के अंदर की हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती, और जो सूर्य का उस पर गर्मी लगती है, विकिरण आता है, वो शीशों के अंदर तो चला जाता है लेकिन अंदर से बाहर की तरफ वो नहीं निकल पाता है। और इससे क्या होता है, गाड़ी के अंदर का तापमान बढ़ता रहता है, और इसी को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव के जैसे समझ सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस जैसे नर्सरियों में बनाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में बनाए जाते हैं, वहाँ पे शीशा लगा रहता है उस घर को कवर करने के लिए, और उसमें क्या होता है, ये अपने अंदर उपस्थित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है और ये अंदर का तापमान बनाए रखता है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से हम जानते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसमें मेनली होता क्या है, आपको हम बता चुके हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है, और इससे क्या होता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। इसका ही यही जो है ग्रीन हाउस गैसें इस तापमान वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें
क्या होती हैं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही हैं। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो सूर्य के अवरक्त विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन दोनों करती हैं। अवशोषण भी करती हैं और उत्सर्जन भी करती हैं, इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं वे है जैसे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये तो है मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसें जो पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में निकलेंगी तो बहुत ज़्यादा खतरा हमारे लिए हो जाएगा। और इसी के समाधान के लिए आपने सुना होगा जैसे क्योटो प्रोटोकॉल बन रहा है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो रहे हैं और इसके अलावा जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा है। और इस तरह से जो ये पृथ्वी सम्मेलन वगैरह आपने सुना होगा, ये होते रहते हैं। तो ये इसीलिए हुए थे क्योंकि जो पर्यावरण का संकट मनुष्य ने खड़ा कर दिया है उससे निपटना इतना आसान नहीं है। आपको एक बात और याद रखनी है कि आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और क्या याद रखना है आपको, N2O तथा CFC ये ग्रीन हाउस गैसें तो हैं, परंतु इनका योगदान जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस प्रभाव में अपेक्षाकृत कम है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मेनली जो है ये ओजोन परत को हमारी नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन परत का जो क्षीण होती है, ओजोन परत को हानि होती है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इस तरह की गैसें जो हैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। अब आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। इस चित्र में आपको सूर्य दिखाई पड़ रहा है और सूर्य से आने वाला विकिरण पृथ्वी पर पहुंच रहा है। अब हमारी पृथ्वी पर जब ये विकिरण आता है, हम आपको अभी बता चुके हैं कि जो पृथ्वी पर विकिरण पहुंचता है तो ये लघु तरंगों के रूप में आता है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं विकिरण पहुंच रहा है धरती पर। तो धरती पर ये जब विकिरण पहुंचता है तो ये विकिरण कुछ तो वायुमंडल की ये जो लेयर है कुछ तो इसके द्वारा पहले ही यहाँ से परावर्तित कर दिया जाता है। लेकिन जब ये धरती पर पहुँचता है तो धरती गर्म होती है और जब धरती अपने आप को ठंडा करती है तो ठंडा करने के समय पे जो विकिरण का उत्सर्जन होता है कुछ तो वापस वायुमंडल में चला जाता है, कुछ तो अंतरिक्ष में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वायुमंडल है, यहाँ पर जो मौजूद ग्रीन हाउस गैसें हैं, ज़्यादातर इस विकिरण को अपने अंदर ही रोक लेती हैं और फिर ये इसको नीचे की तरफ परावर्तित करने लगती हैं और इससे क्या होता है, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये तो हुआ ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस प्रभाव आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।